5.5 साल बाद सामने आया एक खौफनाक सच। आरुषि को मम्मी पापा ने मार डाला। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो पूरी चेन की चेन जब कोर्ट को बिलीव हो जाएगा कि इनके अलावा कोई नहीं कर सकता तो कोर्ट कन्विक्टेड है। लेकिन आरुषि के घर वाले हैरान हैं। शुरुआत में प्रोब और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं गई और फिर वो एक थ्योरी के विक्टिम्स बन गए। मम्मी पापा सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे बड़े सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों बेटी को मार डाला? तो बड़ी खबर में आज का बड़ा सवाल, बेटी बड़ी या झूठी शान। ये सवाल उस जवाब के बाद सामने आया है जिसे आते आते 5.5 साल लग गए। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आज फैसला सुनाया कि राजेश और नुपुर तलवार ही आरुषि यानी अपनी बेटी के हत्यारे हैं। 14 साल की बच्ची आरुषि को किसी और ने नहीं, उसके अपने मां बाप ने ही मार डाला झूठी शान की खातिर। राजेश तलवार कातिल हैं, नुपुर तलवार कातिल हैं। जी हां, आरुषि के माता पिता ने ही कत्ल किया अपनी बेटी आरुषि का। 5.5 साल तक जो सवाल पूरे देश के दिमाग में कौंधता रहा, उसका जवाब मिल गया है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि मर्डर केस में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही उस रात अपनी बेटी का कत्ल किया था। राजेश तलवार को सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34 और सेक्शन 203 आईपीसी। नुपुर तलवार की बात करें तो नुपुर तलवार को किन किन धाराओं में सजा सुनाई गई है? नुपुर तलवार को सेक्शन 302, 34, सेक्शन 201, 34। लेकिन तलवार दंपत्ति के वकील ने इस फैसले से निराशा जताई है। नेचुरली रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। सर, ये किस तरह का ऑर्डर है आपके हिसाब से? मेरी नजर में बिल्कुल गैरकानूनी आदेश है। कोर्ट ने तलवार दंपत्ति के खिलाफ फैसला तो सुना दिया, लेकिन अभी इनकी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। राजेश और नुपुर तलवार को सजा कोर्ट मंगलवार को सुनाएगी। अब आगे इन लोगों को डासना जेल भेजा जा रहा है और सजा पर सुनने के लिए जज साहब ने कल के लिए कहा है। सेंटेंस पर कोर्ट ने कल के लिए कहा सुनने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि आज ही सुन लिया जाए सेंटेंस पर, लेकिन वो कल के लिए रख दिया। जैसा कि नरेश यादव जो वकील साहब यहाँ अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। राजेश तलवार और नुपुर तलवार रोने लगे थे अदालत में, और उसके बाद सजा पर सुनवाई जो है कल होगी। कल अदालत उस पर सजा सुना सकता है। आज उनको दोषी करार दे दिया है। ये फैसला आरुषि की हत्या के 5.5 साल बाद आया है। जाहिर है फैसले को लेकर पूरे देश में उत्सुकता थी, लेकिन देश को अब मंगलवार का इंतजार है ये जानने के लिए कि तलवार दंपति को अपने किए की क्या सजा मिलती है। अनुराग चड्ढा, प्रशांत देव और पवन नारा के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो इसी मुद्दे पर अब हम बात करने वाले हैं कि क्या झूठी शान के लिए कोई अपनी बेटी, जिसको आपने 14-15 साल तक पाला पोसा हो, उसको आप इस तरीके से मार देंगे? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बता दें पूरा पैनल मौजूद है। आप कई सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, कई सारे अभिभावक हमारे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं सतपाल मलिक साहब, जो कि खाप पंचायतों का रिप्रेजेंट यहां पर करेंगे, और साथ में ईरा त्रिवेदी जी हैं, जो जानी मानी लेखिका हैं। सबसे पहले शुरुआत में ईरा आपसे करना चाहूंगा इस चर्चा की, या मैं चर्चा करूं उसके पहले हम ये भी दिखाना यहाँ पे जरूरी बनता है कि आज जो जज साहब ने फैसला सुनाया, लाल साहब ने, उसका एक अंश हमको मिला है। वो अंश दिखाता है कि किस हद तक सोसाइटी इस पूरे
कांड के बाद घबरा गई थी, दहल गई थी। वो जजमेंट का अंश आपके सामने है। इस केस में असली गुनहगार कौन है, इस पर कोई संशय है ही नहीं। बच्चों के लिए मां बाप सबसे बड़े रक्षक होते हैं, लेकिन इंसानियत को तार तार करते हुए इस मामले में खुद मां बाप ही अपने बच्चे के भक्षक साबित हुए। उन्होंने अपनी महज 14 साल की बेटी को ही मार डाला। साथ ही उन्होंने सभी सबूतों को नष्ट करने के इरादे से नौकर को भी मार डाला। पवित्र कुरान में कहा गया है कि ऊपर वाले की दी हुई पवित्र जिंदगी को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। तलवार दंपति पर कानून से खुद को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का भी दोष पाया गया है। साथ ही राजेश तलवार पर कानून को भटकाने और हेमराज पर आरुषि की हत्या का आरोप लगाने का दोषी पाया गया है। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और धर्म ही हमसे कानून की भी रक्षा करवाएगा। दोनों आरोपियों ने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, लिहाजा वो इस मामले में सजा के हकदार हैं। तो सुना आपने क्या कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल जज ने अपने इस फैसले में किया है कि दोनों आरोपियों ने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए वो इस मामले में सजा के हकदार हैं। इरा, मेरा पहला सवाल आपसे, हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं हम गांव में, ग्रामीण इलाकों में सुनते हैं कि हॉरर किलिंग है, ऑनर किलिंग का मामला है। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, क्या नोएडा में पढ़े लिखे माँ बाप जो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा कर सकते हैं? मुझको तो नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीबीआई बिल्कुल गलत है। मैं कोर्ट में नहीं थी, मैंने एविडेंस नहीं देखा, पर जो केस प्रेजेंट हो रहा है एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैं बोल सकती हूँ। दो चीजें हैं इसमें। एक तो मुझको लगता नहीं है इनका जो बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे जाने माने डेंटिस्ट हैं, अमंग वन ऑफ दिल्ली टॉप डेंटिस्ट, उन्हें जैसी अपनी लाइफ बनाई है, एक डॉटर को पाला पोसा है, उसको मुझको नहीं लगता कि पेरेंट्स ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है, जो आरुषि की पर्सनालिटी है, जैसे फेसबुक से और कुछ से मालूम पड़ा हम लोगों को, मुझको ये भी नहीं लगता कि वो एक ऐसी लड़की थी जो एक हेमराज के साथ उसका अफेयर हो सकता था। तो मुझको ये लग रहा है कि दोनों फ्रंट से ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड सा केस है, बहुत ज्यादा मर्की सा केस है, हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और सीबीआई ने भी ऐसा किया इसको कि कुछ एविडेंस दी फिर उसको वापस कर दी, तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? ठीक है, सतपाल मलिक साहब, ये इल्जाम आप लोगों पर बहुत लगा, चौधरी साहब, यहां पर कि कहीं ना कहीं खाप पंचायतों में इस तरह की चीजें होती हैं और ये शहर में बैठे लोग लगातार कहते रहे कि खाप पंचायतों को शिक्षित करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन आज भले इरा कुछ भी कहे, उनका अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन आज कोर्ट ने इस बात को माना है कि उस घर में 4 लोग थे, कोई फोर्सिबल एंट्री नहीं है, 2 मर जाते हैं, 2 अंदर रहते हैं। जाहिर तौर पर उन 2 पर सारा का सारा इल्जाम आ रहा है, नुपुर तलवार और राजेश तलवार। आपके हिसाब से क्या ऐसा संभव नहीं है? जी सुमित, ये पहली घटना नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। ये जो भद्र समाज है इसकी मैं बात करूं, शक्ति कपूर, क्योंकि घटनाओं को दबा दिया जाता है। गांव देहात में ये समझाया जाता है कि वहाँ जाहिल लोग रहते हैं, गंवार लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, इसलिए उनके यहाँ पे यदि कोई घटना होती है तो उसको ऐसे हाईलाइट किया जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से। शक्ति कपूर साहब ने कास्टिंग काउच किया इस देश में, मुझे याद पड़ रहा बहुत पहली घटना है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जुट गई, घटना को दबा दिया, खबर को चलने नहीं दिया, उसको माफी दिलवा दी, खत्म कर दिया। अभी तरुण तेजपाल का केस है, उसको देख लेना आप, नारायण साईं फरार घूम रहा, उसका बाप जो जेल में पड़ा, और ये घटनाएं, ये तमाम घटनाएं हैं। और ये मैं बता रहा हूं, इसका सीधा सरोकार है आदमी के मानव स्वभाव से। ये मानव स्वभाव है, किसी को भी उसका बेटा या बेटी बहुत ज्यादा प्रिय होता, वो यदि किसी गलत, यानी ऐसा हो सकता है, किसी तरह से इन्वॉल्व है गलत चीज में, तो उसको गुस्सा आता। और ये मानव स्वभाव के कारण ये जाहिरा तौर पर जो सीबीआई ने किया है, आप शिक्षित हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मानव स्वभाव है। जब भी आपका बच्चा कोई ऐसी गलती करेगा तो माँ बाप को गुस्सा आना स्वाभाविक है। और यदि माँ बाप भी गलती करेगा तो हो सकता है तो बच्चों को भी गुस्सा है। गुस्सा आना और मार डालना एक दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसलिए 304 का केस है, खुशी होकर नहीं मारता कभी। नहीं, ये तो मार, इसलिए 304 का केस है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गैर इरादतन हत्या है, गुस्से में की गई। पर मुझको लगता है जो लोग डॉक्टर होते हैं उनका काम ही यही होता है अपने आप को कंट्रोल करना, ऐसे पेशेंट्स को देखते। मुझको ये नहीं लगता कि ऐसे डॉक्टर लोग अपनी डॉटर को ऐसे जान से मार सकते हैं। दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो बड़ी खबर थी इनसाइड स्टोरी में आज बात हो रही है आरुषि की, आरुषि के
जजमेंट में आज ये तय हो गया कि उसके माँ बाप राजेश और नुपुर ने ही उसका खून किया था। आज से ठीक 5.5 साल पहले नोएडा में दोनों माँ बाप डॉक्टर हैं और उसके बावजूद इस तरह की घटना जिसको हॉरर किलिंग के श्रेणी में रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बेटी को अपने नौकर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ खास मेहमान है स्टूडियो में मौजूद, लेकिन हम मेहमानों के पास चले उसके पहले मैं आपको लेके चलूंगा हमारी ऑडियंस के पास। ऑडियंस मेरे साथ है, उनके साथ जानना जरूरी है कि वो इस पर क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले, आप मेरे साथ हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, 2 व्यू पॉइंट सुने आपने। एक कह रहे हैं कि माँ बाप ने मारा, दूसरे कह रहे हैं माँ बाप नहीं मार सकते हैं, आप क्या कहेंगी? मैं त्रिवेदी जी की बात को पूरी तरह मानती हूँ। मैं जज साहब को गलत नहीं कह रही, जजमेंट को गलत नहीं कह रही, पर मैं एक माँ हूँ, मेरी आत्मा इस बात को बिल्कुल नहीं मान रही। जब बेटी का रंग ढंग थोड़ा बदलता है, सबसे पहले उसकी माँ पहचानती है। वो मालिक थे, घर में नौकर था, उसको हटा देते वो, अगर ऐसा वो कुछ देखते, क्योंकि अंदर बच्ची थी, एक आदमी था, डीपीएस में पढ़ने वाली लड़की, चाहे वो नौकर था, इसलिए यही हुआ होगा, यही हुआ होगा और यही हुआ होगा। लेकिन बहुत शर्म आती है। एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगा, जितना सबूत मिला, पहली बात तो उस पर इल्जाम लगता है तलवार पर ये कि उन्होंने पहली बात तो ये कही कि हेमराज भाग गया है, हेमराज पर उनको शक है, हेमराज की डेड बॉडी अगले दिन छत पर मिलती है। जितनी चीजें थी घर के अंदर सबूत के नाम पर सब मिटा दिए गए, ना लड़की के कपड़े मिले, ना हेमराज के कपड़े मिले, ना बेडशीट मिला, गद्दा छत पे मिला। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं किस ओर इशारा करती हैं? सर मेरा मानना यह है कि जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स जो बता रहे हैं, सर्कमस्टांसिस जो बता रहे हैं कि उसमें उनको पेरेंट्स को कम से कम चलिए मान लीजिए घर में मर्डर हुआ, कोई पेरेंट्स ने हम एक टाइम मानते नहीं किया, तो फिर कौन शख्स था, किससे दुश्मनी थी, या कौन आदमी ऐसा था जो बाहर से आया, उसकी एंट्री का भी कहीं नहीं है जिक्र। और पेरेंट्स का जैसे वो इंक्वायरी में पता चला है कि उन्होंने उसको हेमराज के साथ जिस पोजीशन में देखा, तो हम क्यों नहीं है कि कौन सा पेरेंट्स ऐसा होगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे एजुकेटेड है, चाहे वो अनपढ़ है, वो कोई भी अपने बच्चे को इस तरह से नहीं देखेगा। अगर लड़की हो तो भी ज्यादातर। अंकल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस ऑडियंस में सबसे वरिष्ठ हैं, क्या कोई माँ बाप इतना निर्दयी हो सकता है? पढ़ा लिखा माँ बाप, डॉक्टर है, नोएडा में रहता है, अच्छी खासी उसकी सेविंग्स है, अर्निंग्स है, रेपुटेड फैमिली है, वो इस हद तक गुस्से में आएगा कि बेटी को मार डालेगा? बिल्कुल, इसमें कहने सुनने की बात नहीं। मतलब ये है कि जब ये सामने कर्म होते हुए देखता है, या मैं हूं या कोई भी है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको स्वाभाविक है गुस्सा आना, और वो उसको मार सकता है। तो नौकर को भी मारा, उन्हें दोनों को नहीं मारा ना, एक को तो अपनी लड़की को तो नहीं मारा, उसने उसको भी मारा, लिहाजा उसने गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। आंटी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं मारा मारा, खाप पंचायत जब मारती है सोच समझ कर मारती है। एक फाइन पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को एक बुजुर्ग आदमी, बड़ी उम्र का 50-55 साल के आदमी को सौंपा। उसने ये सोच करके ये मेरी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से रखेगा। लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसकी माँ ने उसको खुद बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया था। फिर किसने मारा? फिर किसने मारा? सवाल ये होता है। माना घर में 4 लोग थे, 2 मर जाते हैं, 2 जिंदा रहते हैं, घर की कुंडी अंदर से बंद है। मैं कहती हूँ कि ये टोटली विश्वासघात का केस है। माँ बाप को आज समझ लेना चाहिए कि जिनको वो अपना वर्किंग पेरेंट्स है, जिनको वो अपना बच्चा सौंपते हैं, वो भेड़िए भी हो सकते हैं। चलिए, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पूरे मामले में? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो बार बार ये बात आ रही है कि वो डॉक्टर थे, वो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे बात क्वालिफिकेशन की नहीं आ रही है। बात तो सिर्फ ये आ रही है कि जो पेरेंट्स जो है अगर कुछ भी ऐसा देखेगा तो वो ये काम करेगा ही। इसमें ना तो ऐसा कुछ है कि नोएडा में रहने वाले थे, ना कोई प्रोफेशन वाली बात आ रही है, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट होता है, जो मर्डर होता है, कभी सोच समझ के नहीं किए जाते। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को इस हालत में देखा, पहली बात तो ये कि माँ बाप ने उस बच्चे को क्या टाइम दिया। आज पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को देख सके, और आज बच्चे खुले आम जो है, जो कुछ टीवी पे आ रहा है, जो कुछ उनके पास मीडिया में इतना कुछ उनके पास देखने के लिए, वो लोग कंप्यूटर्स लेके बैठे होते हैं, लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, वो इतना कुछ उसमें देख रहे हैं कि मतलब वो समझ से बाहर है। जब पेरेंट्स ने इतनी छूट दी हुई है तो नेचुरल कि बच्चा ये सब करेगा, और वो ये पेरेंट्स से बर्दाश्त से बाहर था जो अचानक ही मर्डर से हो गया। मैं बात करता हूँ, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। इस वक्त हम लोग जब यहाँ ऑडियंस से बात कर रहे हैं, और ये जानना बहुत जरूरी हो गया यहाँ पर कि क्या हुआ था उस शाम को, क्या कहना है परिवार का। राजेश तलवार, नुपुर तलवार इस वक्त
दासना जेल में हैं, लेकिन उनका पक्ष रखने के लिए, परिवार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अब जुड़ गए हैं उनके छोटे भाई दिनेश तलवार। दिनेश जी, मैं आपके पास बात करना चाहूंगा। आप क्योंकि अभी अभी इस ऑडियंस के बीच में आए हैं, यहां पर ओपिनियन डिवाइडेड है। हमारा प्रोग्राम पे बहस यही चल रही है कि क्या हिंदुस्तान में, नोएडा में, पढ़े लिखे वर्ग में ऐसा हो सकता है कि एक माँ बाप अपनी बेटी को, 14-15 साल की बेटी को इस तरीके से जिंदा होने के बाद उसको मार डालें? क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये बता दूं, और ये जो चीजें हैं ये सीबीआई ने छुपाई हुई हैं। पहली चीज है, राजेश का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, नुपुर के साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए कि इनमें इस तरह का कोई गुस्सा, कोई चीज की डॉटर ने कुछ किया हो, क्योंकि ये चीजें तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे पता लग जाती हैं कि क्या इस आदमी में कोई ऐसा गुस्सा है अपनी बेटी के प्रति कि इसने कुछ कर दिया। चाहे उस गुस्से के बाद उसको कोई फीलिंग होगी कि हाँ रिग्रेट हो गया, पर वो गुस्सा जरूर होगा कि ये हुआ और इसलिए ऐसे हो गया। ये चीज अगर कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेगा तो पता लगेगा, और ये पता नहीं लगा। ये पता लगा कि उसको पूरी तरह से दुख ही दुख था, उसका दिमाग दुख से ही भरा था। अब मैं आपको बता दूं, सारा टाइम जब वो वहां पे, जब पहले दिन ये हुआ, वो यही रोते रहे कि क्यों हुआ ये, बिल्कुल क्यों हुआ ये, किस लिए कर दिया। वो कहते कि सारे पैसे ले जाता मेरे, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पता नहीं था कि हेमराज ने किया या किसी और ने किया। वो रोते ही रहा। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो दिनेश जी, माफी चाहता हूं। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, आपने कहा कि ये हो सकता है कि नहीं। आरुषि वॉज बोर्न 4 years after the marriage. She was a precious child. She was the only child. यहां लड़का है या लड़की मैटर नहीं करती है। कभी कोई कहता है कि भाई लड़का खराब था, जान से मार दिया। लड़की के बारे में क्यों बोलते हैं आप? महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं दिनेश जी। हम इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकलेंगे दिनेश जी। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में कभी भी किसी को ये क्षमता नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी को समझे कि वो मेरे लिए प्रेशियस है। आप ये बोलना चाहते हैं, इस शो पे हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी बेटियां प्रेशियस नहीं है। मैं दिनेश जी की अपनी राय है, मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं, सब कुछ थी। हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर चर्चा कर रहे हैं और उस कोर्ट ने एक ही चीज दिनेश जी के तमाम तर्कों को नहीं माना है और राजेश और नुपुर को। दिनेश जी, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ। मैं ब्रेक में, आप चलिए हम ब्रेक पर नहीं लेते हैं, आपकी बात हम सुनना चाहेंगे। एक चीज दिनेश जी, मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा। आपका पैशन, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन समझ में आता है। अगर राजेश और नुपुर ने नहीं किया तो किसने किया? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल थिंग. Why would the parents have only one question? And the question is related to what you are discussing. कि आज सीबीआई ने एक तोहमत लगा दी उनकी बेटी पे, एक धब्बा डाला है उसके कैरेक्टर पे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राजेश ने मुझसे सिर्फ ये कहा, मुझे ये एंड तक लड़ना है, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मैं Exactly. All right. Now let me tell you. Please understand. जो आपको सीबीआई ने आपके दिमाग को पॉइजन किया 2.5 साल, हम चुप रहे। आज मैं बोलता हूं आपको, सीबीआई कहती है गोल्फ स्टिक नंबर 5 के साथ ये इंजरीज दी गई है, ये रिकॉर्ड पे है, क्लोजर रिपोर्ट में है, आज की तारीख में वो कहते हैं। और क्यों ये है? क्योंकि ये साफ किया गया है। अब मैं आपको दिखाऊं, सीबीआई की अपनी सीएफएसएल की रिपोर्ट कहती है गोल्फ स्टिक नंबर 5 को साफ नहीं किया गया है। आप मुझे बताइए कहां ये रहा एज अ वेपन? आप ये कह रहे हैं कि जज साहब ने गलत फैसला दिया? मैं कह रहा हूं कि ये इग्नोर हो गई है चीज। क्यों इग्नोर हुई? मुझे क्या मालूम, क्योंकि अभी जजमेंट आई नहीं है, अभी तो डिटेल्स ऑफ द जजमेंट नहीं आई है, पर यह फैक्ट तो रिकॉर्ड पे है। आप लोगों को यह मालूम था? नहीं मालूम था। सीबीआई का कहना है हेमराज को घर में आरुषि के कमरे में मारा गया है और उसके यहां पे 8/2 सेंटीमीटर की इंजरी है। उस इंजरी से कोई खून नहीं निकला, उस इंजरी से कोई भी एक श्रेड ऑफ ब्लड ना आरुषि के तकिए पे आया, ना उस बिस्तर पे आया, ना उस मैट्रेस पे आया। हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट आप सुन लीजिए। अब यह हो सकता है
क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो कहां से केस बनता है? तीसरी चीज, कमरे में मार के उसको ड्रैग करके रूफ पे लेके गया, ठीक है, और पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर कहता है कि जब मेरे पास लाश आई है तो उसने एक घड़ी पहनी हुई है, एक कड़ा है और चप्पलें हैं। कोई चप्पलों के साथ ड्रैग होता है? अगर उसने चप्पलें पहनी हुई हैं तो मतलब है वो खुद चप्पलों के साथ गया है, कोई लेके नहीं गया है, कोई ड्रैग नहीं करके गया है। पर ये चीजें आपको मालूम नहीं है, और ये सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऐसी 15 चीजें और हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। चलिए अब आप उसके बाद आप डिसाइड करना क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है। दिनेश जी, आप ये सीबीआई ने सवाल का जवाब फ्रेम दीजिए। किया है। चलिए फ्रेम क्या है, चलिए फ्रेम क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, ये बताइए, घर के अंदर 4 लोग थे। वो जो थ्योरी है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, 2 व्यक्ति मारे गए, 2 व्यक्ति अंदर मौजूद रहे, उस पर क्या जवाब है? अगर इन्होंने नहीं मारा तो बाकी 3 आदमी कहां से आज यहाँ पे जनता है, कब से चलेगा? बिल्कुल ठीक, यहाँ जनता है। आपको मालूम है कि गॉडरेज वाला जो सेल्फ लॉकिंग डोर होता है, लॉक होता है, ठीक है, जिस दरवाजे को आप कह रहे हैं कि बंद है, वो किस लॉक से बंद है? गॉडरेज के लॉक से। कोई किसी का कत्ल करके अगर उस घर से बाहर निकल जाएगा और वो दरवाजा बंद हो जाएगा तो बाहर से बंद हुआ कि अंदर से बंद हुआ, कौन बोलेगा? दूसरी चीज, हेमराज का कमरा घर के अंदर सबसे पहला वाला है। रोज हेमराज दरवाजा खोलता था, ये रिकॉर्ड पे है कि कंट्रोल ऑफ द आउटर डोर इज विद हेमराज। पेरेंट्स का कमरा आखिर में है। आप सबके घरों में गॉडरेज के लॉक होंगे। अगर गॉडरेज का लॉक आप किसी ने खोला है, अगर हेमराज ने खोल के अपने किसी दोस्त को एंट्री दी और वो कुछ करके चले गया, तो क्या दरवाजा बंद नहीं होगा? अपने आप बंद नहीं होगा वो, उसको आप कहेंगे कि अंदर से लॉक था। वेयर इज द इशू? चलिए, मेरे साथ नरेश यादव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि उस घर में काम करने वाले युवकों के वकील हैं, इस मामले में कोर्ट में अपीयर भी हुए। नरेश जी, आप सुन रहे हैं तमाम बातों को। यहाँ पे दिनेश तलवार साहब हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सीबीआई ने कुछ खास तथ्यों को छुपा लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही इनकी कोई पुलिस से दुश्मनी थी कि पुलिस इनको झूठा फंसाती और सीबीआई इनको झूठा फंसाती, या ना ही इसमें कोई नौकर इतने पावरफुल थे, सोर्सफुल थे इनकी तरह, जो कहीं ना कहीं अप्रोच करके इनको फंसवाते और अपने आप को बचाते। तो ये बड़ी सीधी सीधी बात है कि आप सोर्सफुल व्यक्ति हैं, आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आपके पास सभी रास्ते खुले हुए हैं, गरीबों के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये कितना कड़वा सच है। फिर दूसरी बात इसमें यह आती है कि आपने अपने नौकर हेमराज को पहचानने से इनकार कर दिया। भाई, अगर मेरा कोई आदमी कहीं मरा हुआ पाया जाता है और मुझसे कोई ये पूछता है कि ये कौन है, तो क्या उसको मैं पहचानूंगा नहीं? जवाब लेते हैं। आपने मना कर दिया। नरेश जी, आपके घर में नरेश जी, आपने मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, लगे हाथ तो जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, हेमराज को नहीं पहचाना, और यहां तक भी मैंने सुना कि हेमराज को जब ढूंढा गया तो पहला शक आप लोगों ने कहा कि हेमराज ने मारा आरुषि को, और अगले दिन जब डेड बॉडी ऊपर मिली या उस वक्त जब छत पे जाने की बात हुई तो चाबी नहीं दी गई घर की, छत पे जाने की। मैं आई आंसर बोथ? जी। पहली बात तो छत की चाबी नहीं थी, दैट इज ट्रू, बिकॉज सारी चाबियां वो गुच्छे में जो थी वो मिसिंग थी और आज तक मिसिंग है। किसी ने नहीं कहा कि वो चाबी आज मिल गई। दूसरी चीज, जब वहां पे छत पे बॉडी रिकवर हुई, सबने एक्सेप्ट किया कि वो प्यूट्रीफाइड थी, उसमें से बदबू आ रही थी। पर तीसरी चीज जो रिकॉर्ड पे है, जो बयानों में है, अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बयानों में है, जो 161 स्टेटमेंट्स में है, जो पुलिस ऑफिसर्स ने दी है कि राजेश ने हेमराज को बाल देख के रिकॉग्नाइज किया। ये नहीं लिखा है कि नहीं रिकॉग्नाइज किया। दिस स्टेटमेंट इज देयर इन द 161 स्टेटमेंट of this SP police. This statement was confronted by the police, by the defense counsels in court, and he accepted that this statement was given by him. आप मेरे को बताइए, ये मिसलीड कौन कर रहा है, सीबीआई कि हम? हमारी स्टेटमेंट्स नहीं चेंज हुई हैं, सीबीआई की स्टेटमेंट रोज चेंज होती है। इसमें तो कोई दो राय आज की तारीख में सीबीआई कहती है 5 में अगर वो साफ नहीं था 4 होगा।
कक्कड़ साहब आप जो सुन सच रहे हैं, बोल रहा होता है वो ऐसे यार करता कक्कड़ है साहब क्या? दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। कक्कड़ साहब आप सुन रहे हैं इन तमाम तर्कों को, और ये बात भी हम चाहेंगे आप जवाब जरूर दें। सीबीआई पे भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूरी थ्योरीज को पलटा गया दो बार, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने अभी सुना है दिनेश तलवार जी को, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो जो भी फैसला, क्योंकि फैसला उनके अगेंस्ट आया है, वो तरह तरह के सवाल उठाएंगे इस वक्त। लेकिन मैं केवल उनको ये कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे वकील उन्होंने किए थे, इतने महंगे वकील हैं उनके, ये जो अभी कह रहे हैं ये दरवाजा बाहर से बंद था कि अंदर से बंद था, गोडरेज का था, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये हर चीज इन्होंने सीबीआई की स्टेट के ओपिनियन को रिबट करने के लिए जरूर ट्रायल जज के सामने रखा है, और उन्होंने इन हर चीज को, जज ने हर चीज को अच्छी तरह भांपा है, तोला होगा, जरूर तोला होगा। इसलिए अब ये इशू रेज करने के, या तो इनके वकीलों ने ये तथ्य उनके सामने रखे ही नहीं, फिर तो बड़े बड़े निकम्मे वकील थे इनके, अगर इनको पता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पर इनकी डिफेंस कायम है, तो अगर नहीं रखे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं कक्कड़ साहब, अगर रखे हैं, कक्कड़ साहब, दिनेश जी यहाँ बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कुछ जानकारियां थी जो छुपा ली गई कुछ खास इंटरेस्ट के तहत। तो अगर सीबीआई ने वो जानकारियां नहीं रखी, अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन थी नहीं रखा, तो इनका काम था उसको रखने के लिए। आफ्टर इनको आज कैसे पता लग गया उस चीज का? इनको पहले भी पता था, तो वही चीजें वो रख देते। आफ्टर ऑल डिफेंस किस बात की होती है कि भाई आप अपनी डिफेंस में प्रोड्यूस करिए कि देखिए साहब ये तो गॉडरेज का ताला है, ये तो एक बार बंद हो गया। तो आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, हाँ, अंदर से बाहर से बंद हो जाता है। Am I supposed to be the citizen or am I supposed to be the police? Am I supposed to do the investigation or am I supposed to help in the investigation? मैंने अगर एक मिनट कक्कड़ साहब, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर सीबीआई कहती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें ढूंढी तो थी पर दी नहीं है, तो ये काम उनका था देना। यदि आप कहें कोर्ट ने नहीं दी, question over here is not about the court. The question is the integrity of the CBI. Did the CBI provide everything? Did the CBI provide all the material?